हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फर्स्ट लेक्चर में हमने आइडेंटिफिकेशन एंड सोर्सेज ऑफ रिस्क के बारे में समझा। आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो, इसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊँ कि लेट वी एज्यूम ये अपना ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत से रिस्क से एक्सपोज्ड है और ये जो एरो है वो दिखाता है इंटेंसिटी ऑफ दैट रिस्क, इंटेंसिटी ऑफ दैट रिस्क। ये बहुत से रिस्क के साथ एक्सपोज्ड है। ये जो है इंटेंसिटी ऑफ रिस्क, ये इंटेंसिटी ऑफ रिस्क जो है इवेंट्स के, इसमें आपको हर एक इवेंट के साथ एक क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव वैल्यू असाइन करनी होगी कि जिसको आपको पता चले, जिससे आपको पता चले कि कौन से इवेंट को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन से रिस्क को पहले निपटाना चाहिए। जैसे कि अगर हम देख पाए कि ये रिस्क सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, फिर ये रिस्क को दूसरी प्रायोरिटी देनी चाहिए। दैट इज़ नोन एज असेसमेंट। रिस्क को असेस करो, फिर उसे प्रायोरिटी दो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क असेसमेंट मतलब क्या? गिविंग qualitative or quantitative value, associated value with risk, that is known as what? Risk assessment. Risk assessment is an important step in the risk management जो हमने देखा। Risk assessment is determination of qualitative and quantitative values of risk related to a situation or a recognized threat. Risk assessment is necessary for developing a comprehensive risk mitigation plan. ज़रूरी है। और ये दिया है पेज नंबर 2.4 पे। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेज नंबर 2.4 पे जो टाइटल लिखा है क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड वेरियस मैथडोलॉजी, उसके नीचे रिस्क असेसमेंट ऐसा टाइटल लिखा है। वहाँ पे आप ब्रैकेट कर दो रिस्क असेसमेंट पे, और ये डेफिनेशन है रिस्क असेसमेंट की। सेकेंड क्वेश्चन, ब्रैकेट कहाँ तक करना है आपको? रिस्क असेसमेंट जहाँ पे ख़त्म होगा मिटिगेशन प्लान, वहाँ तक आपको करना है। फिर सेकेंड जो है क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिस्क मेजरमेंट? ये भी यही बात हुई, क्वालिटी या क्वांटिटी आप एसोसिएट करो हर एक रिस्क के साथ, क्योंकि हम प्रायोरिटी दे कौन से रिस्क को हम पहले, कौन से रिस्क पे स्टेप्स करें और कौन से रिस्क को बाद में मिटिगेट करें। तो इसके लिए सेकेंड है रिस्क मेजरमेंट। वंस रिस्क हैव बीन आइडेंटिफाइड, दे आर असेस्ड एंड मेजर्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। वो होने का चांस क्या है, रिस्क होने का चांस क्या है, वो अगर हो भी गया तो उसके कारण कितना हमको नुकसान हो सकता है, कंसिक्वेंसेस क्या है, सोशल एंड इवेंचुअल इम्पैक्ट ऑन एंटिटीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपिटल। दिस कैन बी डूइंग यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। अलग अलग टेक्निक्स से हम कर सकते हैं, अलग अलग सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया है पेज नंबर 2.4 पे। हमें याद नहीं रखना है, हम समझ लिए। पहला था कि भाई रिस्क असेसमेंट मतलब क्या, तो एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटेटिव वैल्यू और क्वालिटेटिव वैल्यू टू अवर रिस्क, दैट इज रिस्क असेसमेंट। इट इज़ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क मेजरमेंट भी यही प्रोसेस है, बट रिस्क मेजरमेंट में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि ये रिस्क होने का चांस कितना, अगर रिस्क हो जाएगा तो कंसिक्वेंसेस कितने, हमारे बिजनेस को लॉस कितना जाएगा, ये सब कुछ मेज़र करते हैं। रिस्क मेजरमेंट इसे बोलते हैं। और ये कंसेप्चुअल आप समझे, ये पेज नंबर 2.4 पे रिस्क मेजरमेंट ऐसा टाइटल दिया ही हुआ है, वहाँ पे ब्रैकेट बना देना। रिस्क मेजरमेंट अगर वन लाइन में पूछे तो आपको आना चाहिए द मीनिंग ऑफ रिस्क मेजरमेंट। देन रिस्क क्वालिफिकेशन, इसका भी आपको एक टाइटल दिया है रिस्क क्वालिफिकेशन का। तो रिस्क क्वालिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड डिटरमाइनिंग the cost and benefits associated with the risk consequences. For example, historical data, public listed company might make assessment of possible future price movements in light of past fluctuation. मतलब probability देते हैं हम। क्वालिफिकेशन शॉर्ट में बोले ना तो
giving probability to each risk, associating probability to each risk. It is there on page number 2.5. 2.5 का सेकेंड पैरा, रिस्क क्वांटिफिकेशन दिया ही हुआ है पैराग्राफ में, वो है इसका आंसर, रिस्क क्वांटिफिकेशन. देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द जनरल क्वेश्चंस फॉर रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट असेसमेंट. जनरल क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं रिस्क को असेस करने के लिए? जनरल क्वेश्चन फॉर रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, उसकी इम्पैक्ट कितनी होगी और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसके लिए जनरल क्वेश्चन 3 है. बहुत ही कॉमन सेंस की बात है. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रिस्क विल अकर, ये रिस्क होगा उसका चांस कितना. दूसरा क्वेश्चन व्हाट विल इट कॉस्ट द बिजनेस इफ़ इट डज हैपन, अगर ये रिस्क हो गया तो हमारे बिजनेस पे क्या अफेक्ट होगा. तीसरा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स इंडिकेट विच रिस्क नीड टू बी मैनेज. द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स इंडिकेट विच रिस्क नीड टू बी मैनेज. तो ये प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स आप आगे जाके पढ़ोगे कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कोई भी इवेंट की और उसका इम्पैक्ट कितना होता है. ये 3 पार्ट्स में बांट देते हैं हम, लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट एंड हाई इम्पैक्ट. सिमिलरली लो प्रोबेबिलिटी, मीडियम प्रोबेबिलिटी एंड हाई प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू डू रिस्क असेसमेंट. ये पेज नंबर 2.5 पे ही ये क्वेश्चंस के नीचे लिखा है, सिंपल वे असेसिंग अ रिस्क बाय अटैचिंग अ प्रोबेबिलिटी. मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अटैच करो, जैसे कि कोई भी रिस्क होगा उसका चांस असेसमेंट करना है उसका, तो उसका प्रोबेबिलिटी है 0.60 है, तो 0.60 नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.6 लिखेंगे. 0.6 एसोसिएटेड वैल्यू विद दैट इवेंट, विद दैट रिस्क. तो ये अपन बता दिए. और ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है. कितनी होती है? 0 से 1 के बीच में होती है. ऑलवेज बिटवीन. सिंपल वे ऑफ असेसिंग रिस्क is by attaching a probability and impact to the happening of the event. If it is certain that event cannot be occur, it is probability of 0. It is given a probability of 0. If it is certain then 1, वरना उनके बीच में होगी. तो ये बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है. दे आर गिवन इन पेज नंबर 2.5 आफ्टर द क्वेश्चंस. ये तीनों क्वेश्चंस है कि रिस्क को असेस करना है, उसकी इम्पैक्ट को असेस करना है, तो कौन कौन से क्वेश्चन के द्वारा उसे असेस कर सकते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 6 है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट. ये पास्ट पे पूछा गया है क्वेश्चन इस प्रकार का प्रोबेबिलिटी का. लास्ट टाइम भी देखो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी भी है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी है, इसीलिए इस प्रकार का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. लास्ट टाइम है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत से बच्चों ने ऐसा बोला कि ये तो हमारे कोर्स में है ही नहीं, 4th चैप्टर निकाल दिया गया है. 4th चैप्टर निकाल दिया गया है, बट ये 2nd चैप्टर में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया गया है. इसीलिए हमको इसको ध्यान में रखने का, बहुत ही सिंपल सा सम है, न्यूमेरिकल है, उसको देखने का. ये एग्जाम्पल 2.6 पे एग्जाम्पल करके दिया है, वहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट. उसके ऊपर आपका ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल निकालो, एक मैट्रिक्स जैसा बना हुआ होगा, उसको पहले देख लो अच्छे से. मैट्रिक्स में नीचे लाइकलीहुड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कोई भी रिस्क होगा उसका चांस कितना, और वाई एक्सिस पे इम्पैक्ट का मैट्रिक्स है, तो इम्पैक्ट कितनी होगी. इम्पैक्ट भी 3 लेवल में बांट दी जाएगी, लो, मीडियम एंड हाई. आप लिख लो लो, मीडियम एंड हाई, और प्रोबेबिलिटी भी लो, मीडियम एंड हाई. इस प्रकार ये पूरा मैट्रिक्स प्रिपेयर होता है. पहले सेल में जो पहला सेल है जिसका थर्ड रो थर्ड एंड फर्स्ट कॉलम, तो वहाँ पे इम्पैक्ट भी लो है एंड प्रोबेबिलिटी भी लो है, दोनों लो है. सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, उसमें इम्पैक्ट मीडियम हो गई और प्रोबेबिलिटी लो है. इस प्रकार से पूरा मैट्रिक्स बना सकते हैं. ये आपके ख्याल में रहे इसलिए कि प्रोबेबिलिटी लिखेंगे वाई एक्सिस पे, इम्पैक्ट लिखेंगे एक्स एक्सिस पे. अगर आपको 1 मार्क्स में कभी पूछा जाए तो, और आपको पूछा जाए ये मैट्रिक्स में
3x3 मैट्रिक्स ये जो है उसमें थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ऐसा जो भी है सेल, उसमें क्या होगा, थर्ड कॉलम में होगा और फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो अगर है तो हाई इम्पैक्ट एंड थर्ड कॉलम है तो हाई प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट। तो सबसे ज़्यादा पहले ध्यान इस प्रकार की इवेंट्स पे देना चाहिए हमको। अच्छा, अभी अपन फिर से क्वेश्चन पे वापस आए। गिव वन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल अपन दे दे, पब्लिक इवेंट इज़ प्लान्ड इन अनदर सिटी, दूसरी कोई सिटी में हमें पब्लिक इवेंट करना है, बट उसका कंडीशन ये है कि हम तभी पब्लिक इवेंट करेंगे जब अनदर सिटी विच इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशन पे डिपेंडेंट है कि हम पब्लिक इवेंट करेंगे कि नहीं। देर आर मैनी वेरिएबल्स विच डिटरमाइन इट्स आउटकम, बट दी डिसाइडिंग क्राइटेरिया इज़ दैट द रिजल्ट टू बी वैल्यू ऑफ 65, मतलब 65% चांस ऑफ सक्सेस कि अपना वेदर जो है, वेदर कंडीशन वो अपने पक्ष में हो, वो अपने फेवर में हो। 65% चांस, अगर 65 से कम होगा तो हम वो इवेंट करेंगे नहीं। 65 अपना रिस्क एपेटाइट हुआ। अभी हम समझेंगे व्हाट इज़ रिस्क एपेटाइट, बट उसके पहले मैं तुमको बता देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 35% चांस दैट वेदर इज़ पुअर, मतलब ये 65 लिखा है ना, इसका मतलब कम से कम 65% चांस कि वेदर अच्छी होगी, कम से कम उतना चांस होगा तभी अपन इवेंट करेंगे, वरना करेंगे नहीं। चलो अभी डेटा अपन देख ले। डेटा में ऐसा दिया है कि चांस ऑफ गुड वेदर 40%, चांस ऑफ बैड वेदर 60%, चांस ऑफ पब्लिक इवेंट इन गुड वेदर 70%, तो और चांस ऑफ पब्लिक इवेंट इन बैड वेदर 30%। फिर हमको ये ढूंढना है कि पब्लिक इवेंट होगा उसका चांस क्या। तो पब्लिक इवेंट दो केसेस में हो सकता है, दो कंडीशंस में हो सकता है। पहला, पब्लिक इवेंट तब होगा जब कंडीशन अच्छी होगी। दूसरा, पब्लिक इवेंट तब होगा जब कंडीशन अच्छी नहीं होगी, है ना। तो पब्लिक इवेंट तब होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वेदर, अच्छी वेदर होने का चांस कितना है, 0.40 इंटू गुड वेदर में पब्लिक इवेंट होने का चांस तो 0.70 प्लस बैड वेदर में पब्लिक इवेंट होने का चांस 0.60 और यहाँ पे इंटू बैड वेदर का चांस 0.60 और बैड वेदर में पब्लिक इवेंट होने का चांस 0.30। तो सब सिंप्लीफाई कर दो तो हमारा आंसर आएगा 0.28 इंटू 0.18, मतलब 0.46। हम फिर से समझ ले, देखो यहाँ पे कि हम कैलकुलेशन करते तो हमको यहाँ पे अच्छा पता चलेगा। probability of good weather, event in good weather, probability of good weather कितना है 0.40, bad weather कितना है 0.60, 60% चांस, मतलब 0.60 रखते हैं। गुड इवेंट इन गुड वेदर वो कितना है 0.70 और चांस ऑफ पब्लिक इवेंट इन बैड वेदर, इवेंट इन बैड वेदर ये 0.30। तो अभी हमको चाहिए कि इवेंट होगा, तो इवेंट दो बातों में होगा, गुड वेदर हो एंड इवेंट होगा, इवेंट इन गुड वेदर, या फिर बैड वेदर हो एंड इवेंट इन बैड वेदर। तो यहाँ पे देख ले, गुड वेदर का चांस 0.40 इंटू इवेंट इन गुड वेदर का चांस 0.40 और इवेंट इन गुड वेदर का चांस 0.70 प्लस बैड वेदर का चांस 0.60 और इवेंट इन बैड वेदर का चांस 0.30, मतलब 28.18 0.46, मतलब 0.46 का मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी का। ये प्रोबेबिलिटी हमने असाइन की रिस्क इवेंट से। ये प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि 46% चांस है कि इवेंट होगा,
46% पॉसिबिलिटीज़ है कि इवेंट होगा, जबकि हमको तो मिनिमम पॉसिबिलिटी 65% चाहिए थी। वो हमने इनिशियली भी लिख दिया था, हमने इनिशियली डिसाइड कर दिया था कि 65% चांस हमको चाहिए, तभी हम इवेंट करेंगे। ये 65 हमने पहले ही बता दिया था कि 65% चांस अगर होगा तभी इवेंट होगा, जबकि यहाँ पे तो चांस है 46%। दैट्स वाई हम पब्लिक इवेंट करेंगे नहीं। दिस कैन ऑल्सो बी translated as 46% probability for a public event while the cutoff criteria of public event is 65%. That's why हम public event करेंगे नहीं। That means the idea of having public event can be cancelled, वो कैंसिल रखेंगे। तो ये क्वांटिटी हमने क्वालिटी असाइन की और इसके आधार पर हमने असेस किया रिस्क को। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में ये पहले तो कहाँ पे है, पेज नंबर 2.6 पे एग्जाम्पल करके दिया है, वहाँ पे है पूरा एग्जाम्पल दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, रिस्क मैनेजमेंट इज डन इन विच ऑफ द प्रोजेक्ट लेवल। तो रिस्क मैनेजमेंट शुरुआत से अंत तक हर एक लेवल में करना चाहिए, ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही करना चाहिए या एंड में ही करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इज डन फ्रॉम वेरी अर्ली इन द प्रोजेक्ट अंटिल द वेरी एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में करो या एंड में करो। तो पेज नंबर 2.7 पे जब ये क्वेश्चन एंड होता है, पॉइंट 46 लिखते हैं और उसके बाद कंक्लूजन जो लिखा हुआ है दिस कैन ऑल्सो बी, उसके बाद वाला एक लाइन जो है वो ब्रैकेट में लिख दो, उसको ब्रैकेट कर दो। रिस्क मैनेजमेंट इज डन और अंडरलाइन कर दो, इज डन फ्रॉम वेरी अर्ली इन द प्रोजेक्ट अंटिल वेरी एंड। तो रिस्क बाजू में लिख दो, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज डन व्हेन, तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज डन फ्रॉम वेरी अर्ली इन द प्रोजेक्ट टिल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज रिस्क क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व्स। क्वालिफिकेशन के लिए, रिस्क को क्वालिफाइड करने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। रिस्क क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग रिस्क इंटरेक्शन टू एक्सेस द रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ प्राइमरी कंसर्न विद डिटरमाइनिंग वाई विच रिस्क इवेंट्स वारंट रिस्पॉन्स। इट इज़ complicated by a number of factors including but not limited to opportunities and उसमें opportunities बहुत ज़्यादा होती है। मतलब पेज नंबर 2.7 पे ये लिखा हुआ है, हमने अभी जो क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे वाला ही पैराग्राफ, वहाँ पे ब्रैकेट कर दो, रिस्क क्वांटिफिकेशन इन्वॉल्व्स, वहाँ पे अंडरलाइन भी कर दो, तो बाजू में लिख भी दो बड़ी हैंड राइटिंग में, रिस्क क्वांटिफिकेशन इन्वॉल्व्स। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, गिव टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर रिस्क क्वांटिफिकेशन। रिस्क क्वांटिफिकेशन के टूल्स एंड टेक्निक्स दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2.7 से शुरू होता है, टूल्स ऑफ एंड टेक्निक्स ऑफ रिस्क क्वांटिफिकेशन। पास्ट में केस स्टडी हमको दिया था, उसमें खाली इतना बोला था कि भाई कौन कौन सा रिस्क है और इसको असेस कर पाए, इसको क्वालिफाई कर पाए, उसके लिए टूल्स कौन कौन से, 4 टूल्स कोई भी डिस्कस करो, तो हमने यहाँ से कोई भी 4 टूल्स उठा दिए थे। पहला है जजमेंट एंड इंट्यूशन। पहला जो है मेथड है जजमेंट एंड इंट्यूशन, मतलब सिंपल, मैनेजर्स है या सीईओस है या जो भी गवर्नेंस में है, वो लोग अपने जजमेंट, पास्ट एक्सपीरियंस के इंट्यूशन से या फिर जजमेंट लेके कोई भी डिसीजन लेते हैं और कोई भी इवेंट का होने का चांस कितना होगा और वो इवेंट से कितना नुकसान हो सकता है, वो पहले जजमेंट और इंट्यूशन से ही ढूंढ लेते हैं। दैट इज नोन एज जजमेंट एंड इंट्यूशन। इन मैनी सिचुएशंस द मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स हैव टू यूज दैट जजमेंट एंड इंट्यूशन for risk assessment. This mainly depends on the personal and professional experience, the management and auditors and their understanding of business systems and environments. Together with it is required a systematic education and ongoing professional updating. फिर दूसरा मेथड है डेल्फी मेथड, बहुत ही अच्छा मेथड है। डेल्फी मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, इंटरैक्टिव मेथड है। आपको पूछा जाए कि विच इज़ इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मेथड, तो दैट इज़ डेल्फी मेथड।
डेल्फी मेथड में पास्ट में पूछा भी गया है कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स डेल्फी मेथड की दी हुई थी और नीचे 4 ऑप्शंस दिए थे कि दिस मेथड इज, तो आपको आइडेंटिफाई करना था दिस मेथड इज डेल्फी मेथड इज डिफाइंड एज अ मेथड फॉर स्ट्रक्चरिंग अ ग्रुप कम्युनिकेशन प्रोसेस सो दैट द प्रोसेस इज इफेक्टिव इन अलाउिंग अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एज अ होल डील विद अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. It was originally developed by a technique for a US Department of Defense. तो ये टेक्निक वैसे होती क्या है पता है, जैसे कि अपनी पूरी टीम होती है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई पूरी टीम, उसको बुलाया जाता है और उसको ऑन पेज उसको लिखना होता है कि फॉर एग्जांपल ये रिस्क, हमारे रिस्क की प्रायोरिटी दो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए 10 रिस्क की प्रायोरिटी के बेसिस पे 10 रिस्क को दो. तो हर एक लोग अपना अलग अलग प्रायोरिटी देंगे 1 to 10. सभी लोगों की ऐसे पेजेस जो है उसमें लिखेंगे वो प्रायोरिटी. फिर सभी पेजेस को इकट्ठे करने हैं हमें. वो सभी पेजेस को इकट्ठे करने के बाद हमको उसको स्टडी करना है कि ये किसने कौन सी प्रायोरिटी दी है और क्यों, रीज़न क्या है. अच्छा, ये सभी पेजेस को इकट्ठा करके एक स्पाइरल बनाना है. वो स्पाइरल भी सबको देना है, सभी एम्प्लॉय को देना है. वो स्पाइरल एक बार पढ़ के एम्प्लॉय अपना जो राय है उसे चेंज कर सकते हैं और किसी दूसरे की राय अपना सकते हैं या अपनी राय पे ही खड़े रह सकते हैं. ऐसे करते 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 प्रायोरिटी ऑफ 10 और 15 और 20 मेन रिस्क टू ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे और उससे कितना नुकसान हो सकता है वो भी हमको पता चल जाएगा. तो इट इज़ डेल्फी अप्रोच. वेरी सिंपल. स्कोरिंग मतलब तो स्कोर करना, मतलब वी कैन से रैंक देना कि ये इस रिस्क का रैंक फर्स्ट है, इस रिस्क का रैंक सेकंड है. अप्रोच. द रिस्क इन द बिजनेस सिस्टम एंड द रिस्पेक्टिव एक्सपोजर्स आर लिस्टेड, वेट्स आर देन असाइन. तो आप बाजू में लिख दो वेट्स. वेट्स खाली स्कोरिंग मेथड में अप्लाई होता है, तो वेट्स इसमें अप्लाई होता है. एक्सपोजर्स डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, इम्पैक्ट ऑन अकरेंस एंड कॉस्ट इन्वॉल्व. स्कोरिंग मतलब वेट, गिविंग वेट्स. फिर यहाँ पे डेल्फी मेथड में पे दिया है हर एक अलग अलग लोगों को, हर एक अलग अलग लोगों को अपनी जो भी उनको लगता है कि जिस रिस्क की प्रायोरिटी हो वो लिखना है उस पेज पे. फिर सभी पेजों को इकट्ठा करना है, उसकी स्पाइरल बनानी है. वो स्पाइरल पूरे सभी एम्प्लॉय को फिर से देनी है. उस स्पाइरल को देख के हो सकता है एम्प्लॉय अपना मत बदल दे और ऐसे करते जाएंगे और हमको 10 या 20 जो मेन रिस्क हैं हमारी कंपनी के सामने वो मिल जाएंगे. ये डेल्फी मेथड है, ग्रुप कम्युनिकेशन मेथड. स्कोरिंग मेथड में खाली वेट देना है कि भाई ये रिस्क का वेट इतना है, ये रिस्क का, ये इवेंट का वेट इतना है. देन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. दिस टेक्निक्स इन्वॉल्व द कैलकुलेशन ऑफ एनुअल लॉस एक्सपोजर बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एंड एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट. मतलब ये इवेंट होने से कितना नुकसान जा सकता है, क्वांटिटी हमने लिख दी. हर एक इवेंट होने से कितना नुकसान जा सकता है वो हमने लिख दी. अभी जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है उस रिस्क को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे और उसको सबसे पहले कम करने की कोशिश करेंगे. क्वालिटेटिव टेक्निक्स. दिस टेक्निक्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोचेस to risk analysis. Probability data is not required and only estimated potential loss is used. कितना लॉस हो सकता है वही खाली यूजफुल होता है. मोस्ट qualitative risk analysis methodology use a number of interrelated elements. Then expected monetary value मतलब E of X. आप जब फाउंडेशन में थे तब पढ़े थे एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू. एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू दो चीज़ों का प्रोडक्ट है. एक तो एज टूल्स ऑफ रिस्क क्वांटिफिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, रिस्क इवेंट प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क इवेंट वैल्यू. रिस्क इवेंट प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क इवेंट वैल्यू मैं इसे बोल देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ ई ऑफ एक्स सिग्मा एक्स आई पी आई. ये एक्स आई है रिस्क इवेंट वैल्यू एंड पी आई है रिस्क इवेंट प्रोबेबिलिटी. इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो अपना एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू होगा कि कोई भी घटना घटेगी उसका चांस कितना और वो घटना घट जाएगी तो कितना लॉस होगा. इन दोनों का प्रोडक्ट.
एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू होगी। फिर सिमुलेशन अपन 5th चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सिमुलेशन की अलग अलग मेथड्स भी पढ़ेंगे। पर सिमुलेशन मतलब क्या, हाइपोथेटिकल, क्रिएटिंग हाइपोथेटिकल कंप्यूटराइज सिचुएशन। टू सिमुलेट मतलब टू इमिटेट, कॉपी करना, हमारी जो भी सिस्टम है उसको कॉपी करना। सिमुलेशन में क्या होता है, कंप्यूटराइज अपनी सिस्टम को कॉपी करके, अच्छा उस सिस्टम को कॉपी करके फिर उस पर ये रिस्क होगा तो कितना पॉसिबल है लॉस, ये रिस्क होगा तो कितना पॉसिबल है, ये अपने को देखना है। तो इट इज़ ओनली द हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेस्ड, और ये इसमें कंप्यूटराइज मेनली होता है। यूजेस अ रिप्रेजेंटेशन और मॉडल ऑफ अ सिस्टम, नॉट सिस्टम इटसेल्फ, to analyze the behavior of a performance of the system under different scenarios। ये सिमुलेशन में होता है। डिटेल में अपन 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी याद रखना है आपको कौन कौन सी मेथड हमने बोली। हमने पहले तो इंट्यूशन करा, इंट्यूशन पहला मेथड कौन सा था, जजमेंट एंड इंट्यूशन। दूसरा मेथड डेल्फी, तीसरा मेथड था स्कोरिंग, चौथा मेथड था क्वांटिटेटिव मेथड्स। इसमें अपन लॉसेस को ध्यान में रखते थे कि ये रिस्क हो जाएगा तो कितना लॉस होगा, और सबसे पहले प्रायोरिटी देते थे जिस रिस्क में सबसे ज़्यादा लॉस होता है। फिर क्वालिटेटिव टेक्निक्स, फिर एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू ई ऑफ एक्स, फिर सिमुलेशन, देन डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में भी ऐसा है कि देखो कोई भी डिसीजन हम लेंगे तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस मिलेगा तो क्या हो सकता है, फेलियर मिलेगा तो क्या हो सकता है, ये पूरा ट्री बन सकता है। इस डायग्राम दैट डिपिक्ट्स की इंटरेक्शन अमॉन्ग डिसीजंस एंड एसोसिएटेड चांस इवेंट्स एज they are understood by the decision making. The branches of the tree represent either decisions or a chance events. ओके तो डिसीजन ट्री डायग्रामेटिक बाजू में लिख लो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक नॉट प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक वे। फिर एक्सपर्ट जजमेंट, पहले ये एक्सपीरियंस जिसको हो चुका है ऐसे लोगों को बुला के पूछ ले कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सामने कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं और उसकी प्रायोरिटी हमको आप बताइए। तो एक्सपर्ट जजमेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉस, तो कौन सा रिस्क कितनी बार हो चुका है और उसके कारण कितना लॉस जा चुका है वो हम देखेंगे। सिनारियो एनालिसिस, डिफरेंट सिनारियो में, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली सिनारियो में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम सोचेंगे। सिनारियो एनालिसिस एंड सिमुलेशन हम चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो है वो पेज नंबर 2.7 पे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिस्क क्वांटिफिकेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको केस स्टडी में पूछ सकते हैं कि भाई ये जो है हमारे रिस्क, उसे आइडेंटिफाई करो, टाइप्स ऑफ रिस्क तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, फिर उसको क्वांटिफाई करने की टेक्निक्स बताओ, कोई भी 4 या 5 ऐसे पूछ सकता है। और ये ख़त्म होती है ऑन पेज नंबर 2.9 पे ख़त्म होती है। फिर क्वालिटेटिव टेक्निक में ही ये तीनों टर्म्स हैं, थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटी एंड कंट्रोल्स, और उसका मीनिंग समझाया है। थ्रेट्स मतलब ऐसी अनसर्टेनिटी कि जो हमको नुकसान कर सकती है। वल्नरेबिलिटी मतलब जो कैटलिस्ट टू थ्रेट को बढ़ा दे, जो दैट इज़ वल्नरेबिलिटी। कंट्रोल्स मतलब उसके ऊपर प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी अपन अप्लाई करते हैं वो कंट्रोल्स बोलते हैं। 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्रिवेंटिव भी हो सकते हैं और उसे दूर करने के भी हो सकते हैं। और वो सब कुछ हमको पेज नंबर 2.8 पे ये तीनों टर्म समझाई गई है। क्वालिटेटिव टेक्निक्स में थ्रेट, वल्नरेबिलिटी एंड कंट्रोल्स, ये तीनों समझाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, What is the common output from risk quantification? कॉमन आउटकम कौन कौन से हो सकते हैं? तो कौन कौन सी मेथड्स है? तो पेज नंबर 2.10 पे पैराग्राफ नंबर फर्स्ट तो कंटिन्यू है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ,
कॉमन आउटपुट्स, मतलब बोल्ड में लिखा है हैंडराइटिंग में, कॉमन आउटपुट्स फ्रॉम रिस्क क्वांटिफिकेशन इंक्लूड्स रिस्क स्कोर कार्ड, वैल्यूएट रिस्क मेजर, सैम्पलिंग प्लान, सिमुलेटेड मॉडल्स, प्रोजेक्शन, ये सब मेनली यूज्ड मेथड्स है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीट। सो जो सेकेंड पार्ट था अपना, इट वाज हाउ टू असेस द रिस्क एंड हाउ टू गिव द क्वालिटी और क्वांटिटी टू इट। तो इसके बारे में अपन फटाफट एक बार समरी कर ले। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज रिस्क असेसमेंट, तो गिविंग एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू और क्वालिटेटिव वैल्यू टू रिस्क इवेंट, दैट इज नोन एज रिस्क असेसमेंट। रिस्क मेजरमेंट इज व्हाट, रिस्क के होने का चांस कितना, वो रिस्क हो जाएगा तो उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या अफेक्ट होगा, क्या लॉसेस होगा, वो रिस्क, वो सभी कुछ मेजर करना, दैट इज रिस्क मेजरमेंट। व्हाट इज रिस्क क्वालिफिकेशन, रिस्क क्वालिफिकेशन मतलब रिस्क को क्वालिफाइड करना, इवेल्युएटिंग एंड डिफाइनिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द रिस्क कंसिक्वेंसेस। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से क्वेश्चंस पूछने से हमें रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट असेसमेंट मिलता है, तो 3 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, दूसरा रिस्क होने से हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट कितना, लॉस कितना होगा, तीसरा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स इंडिकेट, ये 3 क्वेश्चन है। देन हाउ द रिस्क असेसमेंट, तो रिस्क असेसमेंट ऐसा होता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी रिस्क होगा उसका चांस कितना, और रिस्क असेसमेंट मोस्टली प्रोबेबिलिटी में किया जाता है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, अगर कोई इवेंट नहीं ही होगा तो उसे 0 से अज्यूम करते हैं कोई इवेंट होगा ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, और ज़्यादातर इवेंट की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 to 1 होती है। फिर गिव एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, ये हमने एक एग्जाम्पल दिया कि कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वो कोई दूसरे जगह पे, कोई दूसरे रीजन में, दूसरे एरिया में इवेंट तभी करेगी जब उसका इवेंट होने का चांस 65% है। अभी यहाँ पे 2 चांसेस है, गुड वेदर का चांस, बैड वेदर का चांस। गुड वेदर में इवेंट होने का चांस, बैड वेदर में इवेंट होने का चांस। तो इवेंट होने का चांस ये दोनों पे निर्भर है, गुड वेदर हो और गुड वेदर में इवेंट हो, या फिर बैड वेदर हो और बैड वेदर में इवेंट हो। और ये चांस हमारा निकलता है 0.46 अपना जो एपेटाइट था, रिस्क एपेटाइट के 65% तो चांस होना ही चाहिए तभी हम इवेंट करेंगे, उससे कम है इसलिए हम इवेंट नहीं करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7, रिस्क मैनेजमेंट इज डन इन व्हाट प्रोजेक्ट लेवल, कौन से प्रोजेक्ट के हिस्सों में हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, तो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लेके एंड तक जब हम स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं तो स्ट्रेटेजिक रिस्क से लेके हम डे टू डे लाइफ में भी, मतलब ऑपरेशनल रिस्क, मतलब हर एक अपनी प्रोसेस में हम रिस्क मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं। देन व्हाट डज रिस्क क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, अपॉर्चुनिटी एंड वन रिस्क इवेंट कैन कोज मल्टीपल इम्पैक्ट, मतलब कंसिक्वेंसेस अलग अलग। गिव टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर रिस्क क्वालिफिकेशन, तो जजमेंट एंड इंट्यूशन, खाली जजमेंट से, इंट्यूशन से। डेल्फी मेथड, ये मैंने बताया था पेज पे डिटेल लिख देने की आपको कौन कौन से रिस्क लग रहा है, और फिर हर एक के पेज इकट्ठा कर देने के, उनसे एक स्पाइरल बनाने की, ऐसे करते करते बारी बारी ऐसे 15-20 बार करने का, और फाइनल अपने 20-30 अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएंगे। स्कोरिंग मतलब तो सिंपल बात, वेट दे देने का, वेट बाजू में लिख दो। देन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, तो कितना लॉस हो सकता है ये रिस्क होने से, कितना, तो जिससे सबसे ज़्यादा रिस्क होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। क्वालिटेटिव टेक्निक्स, तो इसमें कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये खाली इंट्यूशन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू सिग्मा एक्सआई पी आई, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई पी आई। एक्सआई है कि रिस्क होगा तो उससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या लॉस होगा, और पी मतलब वो रिस्क होने का चांस कितना है, तो सिग्मा एक्सआई पी कर लेंगे। सिमुलेशन, मतलब ये सिग्मा एक्सआई पी तो बहुत सी इवेंट्स हो तब, यहाँ पे तो अपन हर एक इवेंट के लिए, हर एक रिस्क के लिए एक्सआई पी ढूंढ लेंगे, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी लॉस, मॉनेटरी वैल्यू ढूंढ लेंगे। सिमुलेशन मेथड 5th चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। डिसीजन ट्री, डायग्रामेटिक वे, एक्सपर्ट जजमेंट, किसी ने अगर ये एक्सपीरियंस पहले से किया हुआ हो ये प्रकार की सिचुएशन, तो उसको पहले पूछ लेंगे भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए रिस्क कितने हैं और उसको हम कैसे टैकल करें।
फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉस, कौन सा रिस्क कितनी बार हो रहा है, और सिनारियो एनालिसिस, वो भी अपन 5th चैप्टर में ढूंढेंगे, समझेंगे। क्यू मीनिंग, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी एंड कंट्रोल्स, जो अपन को नुकसान पहुंचा सकता है वो थ्रेट। वल्नरेबिलिटी मतलब थ्रेट की कैटलिस्ट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई जगह पे आग हो सकती है दैट इज़ थ्रेट, फायर हो सकती है दैट इज़ थ्रेट। अभी उस जगह पे वुड की चीज़ें ज़्यादा है और फायर का ऐसी चीज़ें ज़्यादा है जो इनफ्लेमेबल है, तो वो अपना वल्नरेबिलिटी होगी। और तीसरा है अपना कंट्रोल। कंट्रोल मतलब या तो दूर करना थ्रेट को, वल्नरेबिलिटी को, या उसको कम करना। एंड क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द कॉमन आउटकम फ्रॉम रिस्क क्वांटिफिकेशन। कॉमन आउटकम कौन कौन सी मेथड्स आपने समझी, तो रिस्क स्कोर कार्ड, वैल्यूएट रिस्क, सैम्पलिंग प्लान, सिमुलेटेड मॉडल, प्रोजेक्शन एक्सेट्रा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पार्ट 3 देखेंगे। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.